राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीपीए की एक ऐसी महत्वपूर्ण धारा जो बहुत परेशान करती है, समझ में नहीं आती है। बेरेक्ट की धारा को देखेंगे आप तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या है उस धारा में। सबसे सिंपल तरीके से धारा 133 से टीपीए का बिल्कुल समापन की तरफ धारा है 133, ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि ऋणी की शोधन क्षमता का जो उल्लेख है ये किया कहाँ गया है। इसको आप देखेंगे तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो अंतिम अध्याय है, अध्याय नंबर 8, अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम, जिसकी परिभाषा अधिनियम के प्रारंभ में धारा 3 में किया गया है। तो अनियोज्य दावे के अंतरण से संबंधित जो सेक्शन है धारा 130 से लेकर के पूरा 137 यानी जो अध्याय 8 है, ये ट्रांसफर से जुड़ा हुआ प्रोविजन है। अनियोज्य दावा क्या होता है इसके बारे में तो डिफिनीशन क्लाज धारा 3 में दिया गया है। जो धारा 130 से 137 अनियोज्य दावे की बात करता है वो तो उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया पे बताता है। अनियोज्य दावे का ट्रांसफर कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, किसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, किस पे लागू नहीं होता, इसको लेकर के चैप्टर 8 का उल्लेख किया गया है। तो मोटा मोटा मैं अनियोज्य दावे को एक सेकंड में आपको बता दूं कि अनियोज्य दावा का तात्पर्य ऐसा दावा जो सिक्योर्ड न हो, ऐसा कोई राइट मेरा जो हम कोर्ट के माध्यम से उसके लिए उपचार प्राप्त कर सकते हैं, उसे परिवर्तित करा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं, लेकिन वो अनसिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड हो, ऐसा कोई हित हो जो अनसिक्योर्ड हो। कोई ऋण, जैसे मैंने किसी को सर्विस दे दी लेकिन उसका जो पैसा मेरा बना वो सिक्योर्ड ना हो, तो वसूल करने का तो मुझे राइट है ही ऑलरेडी। जैसे मैंने किसी को कर्ज दे दिया लेकिन वो बंधक नहीं है, गिरवी नहीं, तो अनसिक्योर्ड है, वो भी मैं वसूल सकता हूँ, एक्शनेबल क्लेम है। जो सिक्योर्ड डेप्ट हैं वो एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में नहीं आते। जो अनसिक्योर्ड हैं, कोर्ट द्वारा वसूल किए जाने योग्य हैं, वही अनियोज्य दावा की श्रेणी में आते हैं। अनियोज्य दावा को मैं ऑलरेडी बहुत विस्तृत रूप में दृष्टांत के माध्यम से समझा चुका हूं, जो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में टीपीए के पार्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहां बताऊंगा आपको ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी, यानी जो एक्शनेबल क्लेम है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा उसी पे जिक्र किया जाएगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि पीसीएसजे, एपीओ, एचजीएस की तैयारी किसी भी स्टेट का हो या यूपी का हो, ठीक है, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास लगातार संचालित किए जा रहे हैं। चाहे मेंस का एग्जाम हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, पूरी तैयारी कराई जाती है। आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 9161113061 पे। इसके अलावा भी कोई विधिक परामर्श अगर किसी को भी लेना है तो उसके लिए भी वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। चलिए, ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी, इसका मतलब देखिए, एक्शनेबल क्लेम जो होता है, जैसे इस व्यक्ति को कोई एक्शनेबल क्लेम का राइट है, किस पे? इस व्यक्ति पे। यानी जैसे मान लेते हैं इसने जो है कोई कर्ज दे रखा है 10,000 रुपये का, तो एक कर्ज वसूल करने का तो राइट रखता है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ऋण क्या है? ऋण एक्शनेबल क्लेम है, डेप्ट। ऋणी कौन है? ये है, ये ऋणी है, ये लेनदार कहलाएगा, ये ऋणी कहलाएगा, ठीक, ये ऋणी है, ये लेनदार कहलाएगा क्योंकि इसने दिया है। और इस संव्यवहार को हम क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम है, अनियोज्य दावा है ये। तो ये चाहे तो अपने इस राइट को, जो ऋण वसूल करने का राइट है, ये 10,000 रुपया, इस राइट को ये चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। ये का है, ये खा है, ये गा को चाहे तो, ये का जो है गा को चाहे तो ट्रांसफर कर दे ये राइट। तो जब का अपने इस 10,000 रुपया वसूल करने का जो राइट खा पे है, अगर इसको गा को ट्रांसफर कर देता है तो ये कहलाएगा अंतर्ती। क्या कहलाएगा? अंतर्ती कहलाएगा,
ठीक है, अंतर्ती कहलाएगा ये। गा, अब गा को क्या राइट इसमें मिलेगा? गा को वही राइट इसमें प्राप्त होगा जो का को राइट था इस एक्शनेबल क्लेम में। तो ऐसी स्थिति में जिस समय का ये ऋण 10,000 रुपये का गा को ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर प्रतिफल के साथ या बिना प्रतिफल के भी हो सकता है। धारा 130 में साफ साफ उल्लेख किया है कि जब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हम किसी को करते हैं जो ट्रांसफरी कहलाता है, ये ट्रांसफर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, बट ये ट्रांसफर हमेशा रिटर्न होगा, ये मैंडेटरी है। ट्रांसफर हमेशा रिटर्न एंड साइंड होगा, कंसिडरेशन विद और विदाउट हो सकता है, यानी प्रतिफल मैंडेटरी नहीं है, प्रतिफल होना जरूरी नहीं है। ये दान भी कर सकता है इसको, या किसी वस्तु या सेवा के बदले कर सकता है। किसी वस्तु या सेवा के बदले करेगा तो कंसिडरेशन कहलाएगा। यानी जब का गा के कहने पे ट्रांसफर करे तो ये प्रतिफल हो जाएगा, बिना कहे ऐसे ही ट्रांसफर कर रहा हो तो बिना प्रतिफल के भी हो सकता है। कुल मिला के एक्शनेबल क्लेम बिना प्रतिफल के या प्रतिफल के सहित ट्रांसफर हो सकता है, बस शर्त है कि वो लिखित और साइन होना मैंडेटरी है। अगर का या इसका एजेंट उस पर साइन लिखित नहीं करता है तो गा की तरफ से या स्वयं या इसका अभिकर्ता भी उस पर साइन कर सकता है। ये धारा 130 मैंने बता दी, 130-31। चलिए 133 में जब का ये 10,000 का ऋण गा को अंतरित करता है तो अंतरण के समय खा इस ऋण को देने के लिए सक्षम है, इस बात का वारंटी भी गा को देता है। ठीक है, और वारंटी का मतलब क्या है कि अगर खा नहीं दे पाया तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए गा हो सकता है ये ऋण लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसको सिक्योरिटी मिल जाती है कि ठीक है भाई वारंटी भी हमें मिल रही है। इसका मतलब है कि वो ऋण अगर मैं ले रहा हूँ, जिसे हो सकता है ये कुछ प्रतिफल दे रहा हूँ, तो इसको कहीं डर ना हो कि पता नहीं हो पैसा हम वसूल पाएंगे कि नहीं। तो अगर का वारंटी दे देगा तो ये आसानी से डेब्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो का उस समय जिस समय ये ट्रांसफर कर रहा है उस समय की वारंटी देता है कि उस समय ये देने के लिए सक्षम है। बाद में अगर दिवालिया हो जाए तो भैया हम जिम्मेदार नहीं हैं। उस समय जिस समय मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उस समय वो कैपेबल है। उस समय अगर वो कभी बचाव लेता है कि मैं उसी समय कैपेबल नहीं था वो ऋण देने के लिए, तो तुम निश्चिंत रहना मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन बाद में अगर ये इनकैपेबल हो गया, अक्षम हो गया, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन अगर गा ने का से ये ऋण जो ट्रांसफर करवाया है प्रतिफल के साथ किया है, यानी ये जो अनियोजित दावा का ट्रांसफर हुआ है गा ने उसके बदले कुछ किया है का के लिए, तब जितना किया होगा, जिसे भले ये का 10,000 का ट्रांसफर गा को कर रहा है, अगर गा ने उधर से 5,000 रुपये इसको 5,000 का कोई सामान या कोई वस्तु दी, यानी 5,000 की सीमा तक कंसिडरेशन गा ने पे किया है का को, तो का जब ये ऋण ट्रांसफर करेगा तो इस 5,000 रुपये तक की इसके शोधन क्षमता की वारंटी देगा खा की, कि अगर का कभी भी नहीं खा अगर ऋण का भुगतान नहीं कर पाया तो निश्चिंत रहना 5,000 की सीमा तक हम आपको शोधन क्षमता का खा के वारंटी देते हैं। तो खा चाहे बाद में भी दिवालिया हो जाएगा तो भी का 5,000 रुपया उसमें पाने का हक रखेगा। लेकिन अगर गा ने कंसिडरेशन इस ऋण के 10,000 के बदले पूरा 10,000 दिया हो तो फिर का 10,000 तक की सीमा तक के लिए वारंटी गा को देगा, चाहे खा सक्षम हो या ना हो। ये 10,000 रुपया अगर गा ऋण नहीं दे पाया गा को तो गा खुद 10,000 रुपया का से वसूल सकेगा। इसी को कहा गया ऋणी के शोधन क्षमता की वारंटी देना। यानी जब का कोई ऐसा अनियोजित दावा किसी को ट्रांसफर करता है जो डेब्ट है, तो जिसको ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को ये विश्वास रहे, ये सकून रहे कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि इस बात की वारंटी उसे मिल गई है। लेकिन ये वारंटी उसी समय की है जिस समय ट्रांसफर किया जा रहा है। हाँ, अगर उसने कंसिडरेशन लेकर के ट्रांसफर करवाया है अपने फेवर में ट्रांसफर, ये मतलब कुछ उसने भी किया है, तो उस सीमा तक यानी प्रतिफल की सीमा तक हमेशा के लिए वारंटी बढ़ी रहती है। यही है धारा 133। ठीक है, कि किस सीमा तक, यानी तो वारंटी की दो सीमा बताई गई है। पहला,
अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उस समय तक वारंटी दी जाती है खा के, जिस समय ये ट्रांसफर कर रहा है कि खा सक्षम है और पैसे का भुगतान कर देगा। बाद में दिवालिया हो जाए तो का की कोई लायबिलिटी नहीं है गा के प्रति। लेकिन अगर कंसिडरेशन लिया गया है गा से का के द्वारा, तो जितना कंसिडरेशन लिया गया होगा, भले ही 10,000 ट्रांसफर कर रहा है, अगर कंसिडरेशन 10,000 या उससे कम है तो जितना भी होगा उतनी सीमा तक का गा को वारंटी देगा और हमेशा के लिए देगा, चाहे खा बाद में दिवालिया हो जाए या ना हो, इससे कोई फर्क गा पे नहीं पड़ेगा। गा को उस सीमा तक संपत्ति वसूल करने का राइट हो जाएगा, पैसा वसूल करने का, जितना तक उसने कंसिडरेशन पे किया होगा। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। का ये प्री में कई बार पूछा भी गया कि रीढ़ी की शोधन क्षमता की वारंटी का मतलब क्या है, डायरेक्ट पढ़ने से समझ में नहीं आता है ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा सेक्शन 134 पे, बंधकित ऋण क्या होता है। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि बंधकित ऋण क्या है। बच्चे गलती से जो है टिक जो है बंधक वाली धाराओं में से किसी धारा को चुन लेते हैं जहां उनका गलत हो जाता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा। बाकी आप लोग को अगर कोई बात लगती है कि उस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए या कोई बात अपनी कहनी है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ नंबर भी दिया गया है, आप इस पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो भी इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, और UPPCJ का क्रैश कोर्स का बैच तो भी जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं।